नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे CSF रूल 2001 के बारे में। और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। तो सबसे पहले CSF रूल 2001 चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें केवल 2 रूल दिए गए हैं। वो 2 रूल क्या हैं? इसमें पहला जो रूल है वो है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। मतलब इसका ये है कि ये जो CSF रूल 2001 लिखे गए हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये रूल क्या कहलाएंगे? ये रूल कहलाएंगे CSF रूल्स 2001। इसमें दूसरी बात क्या बताई गई है कि ये जो रूल हैं ये कब से लागू समझे जाएंगे? तो ये तब से लागू समझे जाएंगे जब ये पब्लिश हुए ऑफिशियल गज़ेट में इंडिया के। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल गज़ेट में कब पब्लिश हुए? 5 नवंबर 2001 को। तो तब से इनको लागू समझा जाएगा। तो ये है इसका रूल नंबर 1। दूसरे रूल के अंदर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। डेफिनेशन इन द सेंस कि जब आप CSF रूल के बारे में पढ़ेंगे या CSF रूल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ स्पेशल वर्ड मिलेंगे। अब उन वर्ड का आपको क्या अर्थ लगाना है उसके बारे में इसमें समझाया गया है। जैसे कि हमने कुछ वर्ड उसमें से उठाए हैं। इसमें एक है एक्ट। तो अगर CSF रूल के अंदर आप कहीं एक्ट का जिक्र करते हैं या कोई एक्ट वर्ड आप पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? तो एक्ट का मतलब है CSF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। ठीक है। और 1968 का भी ये कौन सा एक्ट है? 50 ऑफ 1968। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही बना है कि 1968 का कौन सा नंबर का एक्ट CSF के अंदर है। तो CSF के लिए जो 1968 में एक्ट बना वो 50 ऑफ 1968 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्लोज अरेस्ट। क्लोज अरेस्ट का मतलब है कन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन oblique detachment of the force or quarter guard oblique building or tent under charge of a guard। अगर किसी आप एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को कन्फाइन करते हो, बंदी बनाते हो फोर्स के अंदर या कहीं बाहर में, किसी बिल्डिंग के अंदर, क्वार्टर गार्ड के अंदर, टेंट के अंदर, और वो भी किसी गार्ड की निगरानी में, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज अरेस्ट। मतलब उसका क्लोज अरेस्ट अगर आप कहीं वर्ड पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब वहाँ निकाला जाना है। उसके बाद है मजिस्ट्रेट मीन्स। अगर आप मजिस्ट्रेट वर्ड पढ़ते हैं CSF रूल्स के अंदर तो उसका क्या डेफिनेशन निकाली जाएगी? तो उसका वही मतलब है जो CRPC के सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन दी गई है, वही मीनिंग उसका यहाँ पे भी निकाला जाएगा। इसके बाद है ओपन अरेस्ट। ओपन अरेस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को किसी चार दीवारी के अंदर कन्फाइन करना है, उसे बाहर की दुनिया से मतलब कुछ समय के लिए उसका अटैचमेंट जो है वो हटाना है, तो उसको आप ओपन अरेस्ट बोलेंगे। उसको मतलब ये बोल दिया जाएगा कि आपको इसी चार दीवारी के अंदर रहना है, आपको बाहर किसी एक्टिविटी में या कहीं किसी भी जगह इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। तो ये ओपन अरेस्ट का मतलब निकाला जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 में केवल 2 ही रूल दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस चैप्टर में क्या रूल है, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अभी बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में शुरुआत होती है रूल नंबर 3 से। तो रूल नंबर 3 क्या है? कंपोजिशन ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स बनी ये कैसे बनी, इसमें कौन कौन सी ब्रांच है, किन ब्रांच को लेकर ये फोर्स बनी। तो ये 3 ब्रांच को लेकर कर फोर्स बनी है, जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मिनिस्ट्री ब्रांच और फायर सर्विस ब्रांच। तो 3 ब्रांच का कॉम्बिनेशन है इस फोर्स के अंदर। और हर एक ब्रांच के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं वो अलग से होंगे और जो उसके एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स होंगे वो भी अलग से होंगे। लेकिन डायरेक्टर जनरल तीनों ब्रांच का एक ही होगा। रूल नंबर 4 इसके अंदर आता है आपका रैंक स्ट्रक्चर। तो रैंक स्ट्रक्चर में वैसे तो बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन आपको केवल क्या याद रखना है कि रैंक स्ट्रक्चर रूल नंबर 4 के अंदर आता है। और रैंक स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो सुपरवाइजरी ऑफिसर की और दूसरी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स की। तो कैटेगरी ए सुपरवाइजरी ऑफिसर फ्रॉम डायरेक्टर जनरल टू असिस्टेंट कमांडेंट, और कैटेगरी बी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम इंस्पेक्टर टू ट्रेड्समैन। रूल नंबर 5 कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक, यानी कि लोकल रैंक का दिया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इससे जुड़े हुए नियम क्या हैं? द डायरेक्टर जनरल में ग्रांट टू एन ऑफिशियल हायर रैंक देन हेल्ड बाय हिम एज ए लोकल रैंक सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विद फॉलोइंग कंडीशन।
ठीक है ना। लोकल रैंक जो है वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा दी जाती है किसी भी ऑफिसर को जो उसके द्वारा रैंक हेल्ड की हुई है उससे एक रैंक ऊपर, एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। और ये जो लोकल रैंक दी जाएगी डायरेक्टर जनरल के द्वारा, इसका कंफर्मेशन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। लोकल रैंक शैल बी कन्फर्ड अप टू एंड इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ कमांडेंट ओनली। डायरेक्टर जनरल जो लोकल रैंक दे सकते हैं फौज के अंदर वो अप टू कमांडेंट एंड इंक्लूडिंग कमांडेंट, केवल कमांडेंट की रैंक तक ही दी जा सकती है, यानी कि किसी डेप्यूटी कमांडेंट को कमांडेंट बनाया जा सकता है लोकल रैंक देकर के। ये डीजी की पावर में आता है। अगर लोकल रैंक देनी है कमांडेंट से ऊपर यानी कि डीआईजी एंड अबव, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एमएचए से। तो पहले प्रायर अप्रूवल होगा, उसके बाद ही वो रैंक दी जा सकती है अगर डीआईजी एंड अबव देना है। दी ऑफिसर ग्रांटेड लोकल रैंक, जिस ऑफिसर को लोकल रैंक दी गई है अब उसके साथ क्या क्या उसको पावर मिलेंगी, क्या उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उसके बारे में क्या है। नंबर 1, एक्सरसाइज द कमांड एंड बी वेस्टेड विद द पावर ऑफ एन ऑफिसर होल्डिंग दैट रैंक। तो जिसको लोकल रैंक दी जाती है वो उस रैंक की, यानी कि लोकल रैंक में होने के बावजूद भी उस रैंक की सभी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा, shall cease to hold that rank if the grant of such rank is not confirmed within 21 days by the central government। जो लोकल रैंक दी गई है अगर उसका कंफर्मेशन 21 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलता है तो वो लोकल रैंक सीज समझी जाएगी। या when so ordered by the डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल को जिस तरीके से लोकल रैंक देने की पावर है उसी तरीके से उसको लोकल रैंक को टर्मिनेट करने का भी अधिकार है। वो उसको जब चाहे अपनी मर्जी से विदाउट असाइनिंग ए रीजन लोकल रैंक को खत्म कर सकता है। When he seizes the appointment for which appointment is granted, सपोज कोई लोकल रैंक दी गई किसी ऑफिसर को और इन फ्यूचर या फोर्स के अंदर वो रैंक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब वो रैंक अभी मतलब उसमें चलन में नहीं है या वो रैंक हटा दी गई है, तो भी जो जिन ऑफिसर्स को वो लोकल रैंक दी गई है वो लोकल रैंक जो है सीज हो जाएगी। शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी एक्स्ट्रा पे एंड अलाउंसेस ऑफ दैट रैंक। तो इसमें क्लियर कहा गया है कि जो लोकल रैंक दी गई है उसके लिए कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट उससे जुड़े नहीं होंगे। तो ओनली पावर मिलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं। शैल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम एनी सीनियोरिटी ओवर अदर ऑफिसर्स। अगर किसी को लोकल रैंक दी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके बिहाफ पे अपनी सीनियोरिटी भी क्लेम करेगा। तो जो सीनियोरिटी उसकी एक्चुअल में है वही रहेगी, लोकल रैंक देने से सीनियोरिटी पे कोई फर्क या सीनियोरिटी उसके ऊपर नहीं होगी। रूल नंबर 6 to 12A, ये ड्यूटीज़ के बारे में है कि किस रैंक की ड्यूटी किस रूल के अंदर पड़ती हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसको थोड़ा टैक्टफुली याद रखना है। जैसे हमारा जो सबसे ऊपर की रैंक है सीआईएसएफ के अंदर वो क्या है, डायरेक्टर जनरल। तो रूल नंबर 6 में किसकी ड्यूटीज़ आएंगी, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर जनरल। फिर 7 में डीजी से नीचे कौन है, आईजी की ड्यूटीज़ है। 8 में आईजी से नीचे डीआईजी की। तो ये सीक्वेंस लिए हैं 6, 7, 8, डीजी, आईजी, डीआईजी। इसके बाद थोड़ा सा चेंज है, 9 नंबर में जो ड्यूटीज़ आएंगे वो सीनियर कमांडेंट या कमांडेंट की नहीं, वो आएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर। जिस भी पीएसयू में या इंस्टॉलेशन में सीआईएसएफ डिप्लॉय है तो वहाँ का जो हेड होगा उसकी ड्यूटीज़ आती हैं 9 नंबर रूल के अंदर। इसके बाद 10 से फिर सीआईएसएफ का स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। 10 में ड्यूटीज़ ऑफ कमांडेंट, 11 में ड्यूटीज़ ऑफ डेप्यूटी कमांडेंट, 12 में ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, और एक है 12A, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये उस पोस्ट की ड्यूटीज़ हैं जो पोस्ट क्रिएट या सैंक्शन की जा सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। एज पर रिक्वायरमेंट, अगर कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है, तो उसकी जो ड्यूटी होंगी वो आएंगी सब 12A के अंदर। और ये ड्यूटी कौन असाइन करेगा, ये करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको 12A को भी। इसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा। ये आता है आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर।
तो रूल नंबर 13 ये प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बताता है आपको, ठीक है ना। लेकिन पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट ये सीआईएसएफ एक्ट 1968 में सेक्शन नंबर 11 में सीआईएसएफ पर्सनल को पावर दी गई है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट के। तो सेक्शन 11 ऑफ 1968 एक्ट के बिहाफ पर जो अरेस्ट का प्रोसीजर है वो किस में दिया गया है, रूल नंबर 13 में, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको अरेस्ट करना है तो आप उसकी बॉडी को टच भी कर सकते हैं और उसकी बॉडी को कन्फाइंड भी कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। इसका सब रूल 2 में ये बताया गया है, इफ सच पर्सन रेसिस्ट और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट द मेंबर ऑफ द फोर्स में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द सर्च, द फोर्स यूज्ड शुड बी मिनिमम। अगर वो रेसिस्ट करता है, अवरोध उत्पन्न करता है उसमें अरेस्ट के दौरान या भागने की कोशिश करता है, तो आप कोई भी ऐसा मीन मतलब माध्यम अपना सकते हैं ताकि वो इवेड या एस्केप ना कर पाए। फोर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे में ये बताया गया है, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, ठीक है। तो मतलब जितना जरूरी है उतनी ही फोर्स आपको यूज़ करनी है, उससे बहुत ज़्यादा कई गुना फोर्स आपको यूज़ नहीं करनी है। जितना रिक्वायर है उतनी ही फोर्स यूज़ करके उसको रिस्ट्रेन या फिर उसको आपको अरेस्ट करना है। इसके बाद अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसकी सर्चिंग भी होनी है, उसको सर्च भी करना पड़ेगा। तो सब रूल 4 में यही बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो उसको सर्च करना है एक सेफ कस्टडी में और एक सेफ प्लेस पर, ठीक है ना। सेफ कस्टडी होनी चाहिए, सेफ प्लेस होना चाहिए, और जब आप उसको सर्च करेंगे उसके जो भी कपड़े हैं या उसके साथ जो भी सामान है वो सभी जो सब आप सर्च करेंगे वो सर्च करेंगे 2 विटनेस की प्रेजेंस में, ठीक है। और सर्च करने के बाद जो भी सामान आपको उससे बरामद होगा, उसमें कुछ वेपन्स हो या कुछ भी सामान हो, तो उसकी एक आपको सीजर लिस्ट तैयार करनी है। उस सीजर लिस्ट पे दोनों विटनेस के साइन होंगे, जो सर्च कर रहा है उसके साइन होंगे, और उसकी एक कॉपी रिसीव आपको करानी होगी जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं उससे। तो ये इसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है। Such arrested person as well as seized articles and its inventory shall be handed over to पुलिस। तो जो आपने पर्सन को अरेस्ट किया है या उससे जो आपने सामान को जब्त किया है विद सीजर लिस्ट, ये आपको हैंड ओवर करनी है लोकल पुलिस को। और उसके साथ आपको एक ब्रीफ नोट भी देना है जिसमें लिखा होगा रीजन ऑफ अरेस्ट, टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। रूल नंबर 14, इसमें आपको सर्च का प्रोसीजर बताया गया है। तो जो हमने अरेस्ट के दौरान सर्च किया है उसी का जो प्रोसीजर है वो रूल नंबर 14 में एक्सप्लेन किया गया है। तो बिल्कुल सेम है, सर्च करने का वही तरीका रहेगा जो हमने अरेस्ट के दौरान किया है। तो ये रूल नंबर 14 सर्च में डील करता है और रूल नंबर 13 अरेस्ट में डील करता है। इसके बाद है रूल नंबर 15, प्रिस्क्राइब्ड रैंक। जो सर्च कर रहा है उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड रैंक क्या होनी चाहिए, ये आता है रूल नंबर 15 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिस्क्राइब्ड रैंक फॉर सर्चिंग किस में है, रूल नंबर 15। और वो रैंक क्या है, वो रैंक है हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 समाप्त होते हैं। अब चलिए इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आपसे पेपर के दौरान पूछे जा सकते हैं उन पे निगाह डालते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकते हैं, विच सेक्शन ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 कन्फर्ड पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। हालांकि इसमें इसका हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 1968 का जो सेक्शन 22 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो सीआईएसएफ से संबंधित कुछ भी नियम कानून बना सकती है जरूरत पड़ने पर। डेफिनेशन ऑफ एक्ट, अपेंडिक्स, क्लोज अरेस्ट, मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा मेंशन इन विच चैप्टर। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो वो किस में पढ़ी थी हमने, चैप्टर 1 के अंदर रूल नंबर 2 में। कन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द परसेंट ऑफ एनी बैरक और लाइन कैंप एक्सेट्रा इज कॉल्ड ओपन अरेस्ट। मतलब किसी बल सदस्य को, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को, अगर आप किसी बैरक की
या कैंप की चार दीवारी के अंदर ही रहने का आदेश देते हैं, उसको बाहर की दुनिया से उसकी अटैचमेंट हटाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ओपन अरेस्ट। इन विच चैप्टर ऑफ सीएसएफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स किस में था? 2 नंबर चैप्टर में, रूल नंबर 3 के अंदर। अगला क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी ब्रांचेस सीएसएफ कंसिस्ट। तो हमने पढ़ा था कि सीएसएफ के अंदर कितनी ब्रांच है? फायर है, एग्जीक्यूटिव है और मिनिस्ट्रियल, 3 ब्रांच। प्रोविजन ऑफ लोकल रैंक फॉल्स इन चैप्टर 2 में आता है, रूल नंबर 5 के अंदर। लोकल रैंक कैन बी कन्फर्ड बाई, किसके द्वारा दी जा सकती है लोकल रैंक? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। लोकल रैंक कैन बी कन्फर्ड बाई डीजी अप टू कमांडेंट। डीजी का कहाँ तक की लोकल रैंक दे सकता है? केवल कमांडेंट तक की। कंफर्मेशन ऑफ लोकल रैंक कन्फर्ड बाई डीजी इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर लोकल रैंक डीजी ने दी है तो उसका अप्रूवल कितने दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए? 21 डेज के अंदर। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल की ड्यूटी या जो भी हमने ड्यूटी पढ़ी थी 6 to 12 है, वो कौन से चैप्टर में पढ़ी? चैप्टर नंबर 2 में। इन विच रूल ड्यूटीज ऑफ एमडी जीएम ऑफ प्लांट आर डिफाइंड। तो रूल नंबर 9 के अंदर है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इन विच रूल न्यू पोस्ट कैन बी सैंक्शन क्रिएटेड टाइम टू टाइम बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 12A के अंदर बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर नई जो पोस्ट है वो भी क्रिएट की जा सकती है। ड्यूटीज ऑफ न्यूली क्रिएटेड सैंक्शन पोस्ट विल बी असाइंड बाई, और जो नई पोस्ट क्रिएट की जाती है उनको ड्यूटी कौन देगा? डायरेक्टर जनरल। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट सर्च एक्सेट्रा इज गिवन इन विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। पावर ऑफ अरेस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट। तो अभी यहाँ सेक्शन पूछ रहा है ना कि रूल, तो सेक्शन कौन सा है? 1968 का सेक्शन 11। इन्वेंट्री ऑफ सीज आर्टिकल शुड बी प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी विटनेस। अगर आप किसी को सर्च कर रहे हैं तो कितने विटनेस वहाँ पे होने चाहिए, और उसकी इन्वेंट्री बनाते समय 2 विटनेस। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट इज गिवन इन विच रूल ऑफ सीएसएफ? रूल 2001। तो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट किस में है? 13 नंबर रूल में। ठीक है, तो ये रूल की बात करेगा तो 13 नंबर रूल बताना है, 13 नंबर। और अगर सेक्शन की बात करेगा तो सेक्शन 11। प्रोसीजर ऑफ सर्च इज गिवन इन विच रूल? 14। अरेस्ट के बाद क्या है? सर्च है, तो 14 में है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीएसएफ एक्ट पावर टू सर्च विदाउट वारंट? पावर टू सर्च विदाउट वारंट है आपका 1968 के एक्ट नंबर 12 के अंदर। तो एक्ट की बात पूछ रहा है तो 12 में आता है। प्रिस्क्राइब रैंक फॉर सर्च इज मेंशन इन विच रूल? जो रैंक का जिक्र किया है कि हेड कांस्टेबल होना चाहिए, किस रूल में है? 15 में। अगला वो ये कि प्रिस्क्राइब रैंक क्या होनी चाहिए सर्च के लिए? हेड कांस्टेबल। तो दोस्तों ये चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में कुछ जानकारी थी। अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आई है और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।